ये तो काफी अग्रेसिव ईवी को लेकर कंपनी के प्लान्स है, इसीलिए ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट आई है जहां पर कंपनी पर जो ओवरवेट का टारगेट है वो मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। 513 तक के लक्ष्य पर इन्होंने कहा है कि ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है, मार्जिन्स में बेहतरी आती हुई दिखाई दे सकती है इस ईवी थ्रस्ट के जरिए। ये फिलहाल मॉर्गन स्टैनली का व्यू है। तो क्लियरली रुझान साफ है, इलेक्ट्रिक है, और यह भी आपको याद रखना चाहिए कि एक ऐसे टाइम पर आ रहा है जहां पर दूसरे ग्लोबल लग्जरी कार परफॉर्मर्स भी इलेक्ट्रिक पर अच्छा खासा पैसा निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी लाइन को दरअसल टो कर रहा है जेएलआर भी। भाई ये है टाटा मोटर्स का अपडेट, जेएलआर का ईवी थ्रस्ट, और साथ में टाइमलाइंस का वो कैश पॉजिटिव आते हुए नजर आएंगे। पहले FY24 का टारगेट था, वो FY25 है। FY24 को थोड़ा सा डिले किया क्योंकि मैक्रो हेडविंड्स। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, लेकिन मैं टाटा मोटर्स के साथ ये हाउस ऑफ टाटाज में मुझे एक चीज लगती है कि थोड़ा टाटा मोटर्स को लेके बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब पहले एक बार पिछले साल भी जब टाटा मोटर्स में बड़ी रैली आई थी तो बहुत पहले बोल दिया था कि हम बहुत जल्दी नेट कैश पॉजिटिव हो जाएंगे और ये जेएलआर में हो जाएगा, वो हुआ नहीं। और उस समय पे अगर आप 1-2 साल का चार्ट देखेंगे टाटा मोटर्स का, इतनी बड़ी रैली आई थी उस स्टेटमेंट के बाद, और उसके बाद अगले 1 साल तक वो सिर्फ उसको भुनाने में, उसको डाइजेस्ट करने में लग गया था उसको, वो स्टॉक जो था। अब जाके क्योंकि रिसेंट नंबर अच्छा है तो इसके लिए स्टॉक में फिर इस तरीके का मूव आया। ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि इनको स्टेटमेंट्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा थोड़ा ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फंडामेंटली अब जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शर्मिला का तो आज का टॉपिक ऑलरेडी बना हुआ था। सचिन का दिन थोड़ा ठीक करेंगे। टाटा मोटर्स, सचिन चार्ट चेक दे दीजिए भाई। आशीष जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक 15% तक की अपमूव आई है, एंड ये पर्टिकुलर अपमूव 12 दिन में अनलॉक हुई है। कहीं पर भी इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। बट परसों के सत्र में जिस तरीके से फॉर्मेशन था, एक काफी बड़े प्राइस एक्शन के बाद एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, प्लस इसका आरएसआई ऑलमोस्ट 70 के जोन में यहाँ पर ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे लग रहा है कि अगर 450 के आसपास के लेवल्स मिल जाते हैं तो आई थिंक वो बेहतरीन लेवल होंगे स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है काफी ओवरबॉट कंडीशंस है, एंड अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर डिक्लाइन आती है प्रीवियस डे स्विंग लोज जो अराउंड 468 के आसपास है, अगर ये थ्रेशोल्ड ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है 455 के लक्ष्य के लिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉशियस रहना चाहूंगा। मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पे चेज नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छे पुल बैक्स जनरली दिला देता है। तो यहाँ पर 450 के आसपास मुझे लग रहा है अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आइडियल लेवल हो सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम ना चेज करने की मेरी सलाह होगी। तो टेक्निकली कॉशियस रहना है, गिरावट में जरूर खरीदना है। शर्मिला फंडामेंटली बुलिश है, तो अगर गिरावट में 455 के आसपास के जोन आ रहे हैं तो टाटा मोटर्स शायद अट्रैक्टिव हो सकता है, पोजिशनली खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी इस डेवलपमेंट से पहले, इस न्यूज से पहले ऑलरेडी स्टॉक एंजॉय कर रहा है। ये एंजॉय करना शुरू कर था जब मेरे ख्याल से होलसेल बिक्री के आंकड़े आए थे, उसके बाद से बढ़िया मूव्स एंजॉय करे, और अब ये खबर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे टाटा मोटर्स को लेकर। ये सचिन से याद आया, शर्मिला एक्सिस बैंक आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अगर मैं सतपुते साहब की भी बात मान लूं तो 4 टेक्निकल एक्सपर्ट्स एक्सिस पे बुलिश। इस तरह का कंसेंसस से आप बचते हो क्या? दूर रहोगे एक्सिस से फिर? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि आई कंप्लीटली सी कि उन्होंने चार्ट्स पर इसको पॉजिटिव माना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो बड़ा मूव एक्सिस में आया था वो शायद 2 या 3 क्वार्टर पहले था, जब उन्होंने अच्छे नतीजे अनाउंस किए थे, और दैट इज व्हेन एक्चुअली इसके पूरे एक वो नए लीग में चला गया, और वहां से जो उसने आई थिंक उसी समय उसने 870 880 का प्राइस बहुत जल्दी वहां तक गया, एंड देन इट्स बीन कंसोलिडेटिंग देयर। तो मेरे हिसाब से अब समय है कि वो वहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन आई वुड वेट फॉर नंबर्स। But of course, I think I can completely meaning ये नहीं है कि क्योंकि मैं टेक्निकल स्टैक करती हूँ मैं ये नहीं समझती कि चार्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आई थिंक आज ये ऊपर जा सकते हैं। ओके, अच्छा, बैंक की चर्चा हुई तो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। लाइए वो रिपोर्ट स्क्रीन पर। ये है मिस्टर DIY, खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक।
635 का टारगेट, 625 के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। दरअसल आरबीआई ने जो 81 लाइसेंस क्या ऑथराइज कैटेगरी डीलरशिप ऑथराइज फॉरेक्स में ट्रेड करने का मौका देता है। तो आसान शब्दों में फॉरेक्स में ट्रेड करने का मौका, वो लाइसेंस आरबीआई ने ग्रांट करा है। इसके चलते जो ऑफरिंग्स हैं इनकी और ब्रॉडन होती हुई नजर आएंगी और बढ़िया एवेन्यूज खुलेंगे, ट्रेजरी इनकम में अच्छी ग्रोथ दिखा देंगे। इसीलिए शायद ब्रोकरेजेस इसको लेकर बुलिश। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 AD1 लाइसेंस जो फॉरेक्स का, इसीलिए AUSFB रडार पे। फंडामेंटल तो रिपोर्ट्स आ गई, टेक्निकली काबा सर AUSFB AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा खड़ा है? AU स्मॉल बैंक देखा तो काफी 1-2 दिनों से काफी अच्छा अपमूव दे रहा था, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका। 700 में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, मिल जाता है तो अच्छा है, या तो फिर अच्छा है 700 के ऊपर। इतनी अच्छी तेजी आई ब्रेकआउट में लगता है 5-6 दिनों से, तो थोड़ा स्ट्रेच है इतना कहूंगा, लेकिन बाय मोड पर है। चलिए, ऐसे कहते हैं ना, जब टाइम अच्छा है तो एक के बाद एक अच्छी खबर आती है, और टाइम खराब हो तो माफिज लोग सर मुंडाती ओले पड़ने लगते हैं। हाँ, यहाँ पे तो लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, और वो सबसे बड़ी खबर तो वो रीरेटिंग खबर जब वो आई थी, जब वो CEO जो है उनको एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि वो फाउंडर भी थे। तो ये एकदम उलट मामला था कंपेयर टू जब येस बैंक के टाइम पे हुआ था, जब वो एक्सटेंशन नहीं मिला तब स्टॉक इतना गिरा था। तो क्योंकि आरबीआई का कॉन्फिडेंस था, प्लस ये स्टेप आया है, तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में ये डिस्पाइट द रैली थोड़ा कंसोलिडेट भले ही करे, लेकिन आउट परफॉर्मर रहने वाला है। ये एक व्यू मान सकते हैं आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। लेकिन हर्षदा, नंबर्स भी आए थे कल थोड़े से, कम्युनिकेशंस और खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है अनुज। ये स्टॉक वैसे आपको याद होगा कल परसों करेक्ट अच्छा खासा करना शुरू कर चुका था, तो बाजार को शायद आभास था कि नंबर्स फीके रहेंगे। अब आप देखिए दबाव कहां पर आता हुआ दिखाई दिया है। ये आंकड़ा ये उल्टा है, प्रॉफिट दरअसल 17% घटा है, तो इसको अमेंड कीजिएगा प्लीज। रेवेन्यू फ्लैट रहा है 4,570 करोड़ के आसपास। मुनाफे का जो आंकड़ा है ये 395 करोड़ से घटकर 326 करोड़ पर आया। इबिट्टा में क्लियरली दबाव देखने को मिला है 5.5% तक का। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट का यहां पर फैक्टर है जो इबिट्टा को ड्रैग कर रहा है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मार्जिन्स भी दरअसल प्रेशर में ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कर्मचारी कॉस्ट बढ़ने से इबिट्टा पर दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए डेटा और बाकी जो इनका इंक्यूबेशन बिजनेस है वहां पर परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहा है। याद रहे कि डेटा से 80% आय आती है और 85% योगदान रहता है इबिट्टा में। अब यहां पर डेटा के जो मार्जिन्स हैं पिछले 6 क्वार्टर में ड्रास्टिकली घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 33.5% के आसपास होते थे, अब ये 24% पर आ गए। तो क्लियरली वहां पर हमने देखा पिछले 6 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्शन बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देंगे इनका जो इंक्यूबेशन सेगमेंट है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें आती है वहां पर 65% ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये लो बेस का फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी कह रही है कि कोई सिग्निफिकेंट वीकनेस नहीं है डिस्पाइट मैक्रो हेडविंड्स। साथ ही साथ कंपनी बड़े पैमाने पर दरअसल कर्मचारियों को ऑन बोर्ड लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लग रहा है आगे विजिबिलिटी रहेगी, डिमांड अच्छी खासी आती हुई दिखाई देगी। तो वो कमेंट्री है जो पॉजिटिव है, वरना नंबर्स पर प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। स्पेशली डेटा बिजनेस के मार्जिन्स को लेकर चिंता जरूर है। अब आते हैं मैस्टेक पर। मैस्टेक के नंबर्स इतने खराब नहीं है, ठीक है। डॉलर रेवेन्यू 7.74% पर आई है, ये करीब $86.3 मिलियन के आसपास आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। रुपी रेवेन्यू उस लिहाज से करीब 8% बढ़ा है। साथ ही साथ अगर आप देखें मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा, तो मार्जिन 17.7% के आसपास आते दिखाई दिए हैं, जो लगभग हल्की सी ग्रोथ दिखा रहे 50 बेसिस पॉइंट की। और वहां पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 13% बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की स्थिति में भी इंप्रूवमेंट है, 3.7% से बढ़कर यह आंकड़ा 5.3% पर आया है। तो नंबर्स अच्छे हैं मैस्टेक के। अब आते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर। यहां पर प्रेशर है, रेवेन्यू फ्लैट 885 करोड़ पर, लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे ये घटा है, 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। मुनाफे में 262 करोड़ पर आया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस अच्छा खासा बढ़ गया था, हाई फाइनेंस कॉस्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा था। उस लिहाज से अगर आप देखें जो रेवेन्यू का आंकड़ा है ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, वो 3% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिटेल इक्विटी वॉल्यूम्स में कुछ कमी देखने को मिली थी, तो इसीलिए अच्छा खासा ग्रो नहीं हुआ।
इधर ब्रोकिंग बिजनेस में तो एबिट पर प्रेशर है करीब 3% का। अगर आप इशूअर एडवाइजरी बिजनेस को देखेंगे तो वहां पर रेवेन्यू 74% घटा है और साथ ही साथ एबिट 90% घटा है। आईपीओस में कमी देखने को मिली थी, इसीलिए इस बिजनेस में हमने देखा है क्लियरली वो प्रेशर आया है। सेठ साहब, टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स से पहले वैसे ही वीक हो रहा था, वैसे एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो पीके नंबर्स ऑलरेडी बिल्ट इन कर रहा था बाजार। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, वीकनेस बढ़ेगी या नहीं? जी आशीष जी, टाटा कम्युनिकेशन का अगर हम देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिछले 3 दिनों से हम इसमें सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बरकरार रहेगा। सपोर्ट्स इसके आते हैं लगभग 1150 के आसपास, वो ब्रेक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, बट फिलहाल इट इज अ सेल ऑन राइज कैंडिडेट। भाई साहब, मैस्टेक देखिए जरा स्क्रीन, मुझे तो अच्छे लगे नंबर ये तब जब कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मार्जिन्स में रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं, कमेंट्री बिगड़ी हुई है। यहाँ पे सारे पैमानों पे नंबर्स में इंप्रूवमेंट है क्यू ऑन क्यू, इवन ऑर्डर का एक्रीशन अच्छा है, पर मैस्टेक कल जाते जाते थोड़ा सा चलना भी शुरू हो गया था। कैसा प्लेस है चार्ट्स पे, कैसा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है? आशीष जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो एक कंसोलिडेशन का ही है, बट के पास में स्टॉक